अध्याय 8। भारत के महान वैज्ञानिक जे.एन.सी. बोस। जगदीश चंद्र बोस के वायरलेस आविष्कार मार्कोनी के आविष्कारों से पहले के हैं। इस भड़काऊ टिप्पणी को सुनकर मैं फुटपाथ पर वैज्ञानिक चर्चा में लगे प्रोफेसरों के समूह के करीब चला गया। अगर उनके साथ शामिल होने का मेरा मकसद नस्लीय गौरव था, तो मुझे इसका अफसोस है। मैं इस बात के सबूतों में अपनी गहरी दिलचस्पी से इनकार नहीं कर सकता कि भारत भौतिकी में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, न कि केवल तत्व मीमांसा में। आपका क्या मतलब है, सर? प्रोफेसर ने विनम्रतापूर्वक समझाया। बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस कोहेरर और विद्युत तरंगों के अपवर्तन को इंगित करने वाले उपकरण का आविष्कार किया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों का व्यावसायिक रूप से दोहन नहीं किया। उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान अकार्बनिक से कार्बनिक दुनिया की ओर मोड़ लिया। एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के रूप में उनकी क्रांतिकारी खोजें एक भौतिक विज्ञानी के रूप में उनकी मौलिक उपलब्धियों से भी आगे निकल रही हैं। मैंने विनम्रतापूर्वक अपने गुरु का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे भाई प्रोफेसरों में से एक है। अगले दिन मैं गुरुपार रोड पर मेरे घर के पास स्थित ऋषि से मिलने गया। मैं लंबे समय से उन्हें सम्मानपूर्वक दूर से देखता आया था। गंभीर और शांत रहने वाले वनस्पति शास्त्री ने मेरा शालीनता से स्वागत किया। वह 50 साल के एक सुंदर मजबूत व्यक्ति थे, जिनके घने बाल, चौड़ा माथा और सपने देखने वाले की तरह अमूर्त आंखें थीं। उनके स्वरों में सटीकता से पता चलता था कि वे आजीवन वैज्ञानिक आदत रखते थे। मैं हाल ही में पश्चिम की वैज्ञानिक समितियों के एक अभियान से लौटा हूं। उनके सदस्यों ने मेरे द्वारा आविष्कार किए गए नाजुक उपकरणों में गहरी रुचि दिखाई है, जो दर्शाते हैं कि सभी जीवन की अविभाज्य एकता। 8 से 1 बोस क्रेस्कोग्राफ में 10 मिलियन आवर्धन की विशालता है। माइक्रोस्कोप केवल कुछ हजार गुना बड़ा होता है, फिर भी इसने जैविक विज्ञान को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया। क्रेस्कोग्राफ अनगिनत दृश्य खोलता है। श्रीमान, आपने विज्ञान की निराकार भुजाओं में पूर्व और पश्चिम को शीघ्रता से शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। सभी सिद्धांतों को ईमानदारी से प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने की पश्चिमी पद्धति कितनी सराहनीय है। वह अनुभवजन्य प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण के उपहार के साथ साथ चली है, जो मेरी पूर्वी विरासत है। साथ में उन्होंने मुझे प्राकृतिक क्षेत्रों की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है, जो लंबे समय से संवादहीन थी। मेरे क्रेस्कोग्राफ 8.2 के बताने वाले चार्ट सबसे अधिक संदेह करने वालों के लिए सबूत हैं कि पौधों में एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र और एक विविध भावनात्मक जीवन होता है। प्यार, नफरत, खुशी, डर, खुशी, दर्द, उत्तेजना, स्तब्धता और उत्तेजनाओं के लिए अनगिनत उचित प्रतिक्रियाएं पौधों में जानवरों की तरह ही सार्वभौमिक हैं। प्रोफेसर, आपके आगमन से पहले समस्त सृष्टि में जीवन की अद्वितीय धड़कन केवल काव्यात्मक कल्पना ही लगती थी। एक संत जिसे मैं कभी जानता था, वह कभी फूल नहीं तोड़ता था। क्या मैं गुलाब के पौधे से उसकी सुंदरता का गर्व छीन लूं? क्या मैं अपने अशिष्ट त्याग से उसकी गरिमा को क्रूरतापूर्वक अपमानित करूं? आपके आविष्कारों के माध्यम से उनके सहानुभूतिपूर्ण शब्द अक्षरशः सत्यापित होते हैं। कवि सत्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि वैज्ञानिक अजीब तरीके से संपर्क करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आइए और क्रेस्कोग्राफ की स्पष्ट गवाही देखिए। मैंने कृतज्ञतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया और वहां से चला गया। बाद में मुझे पता चला कि वनस्पति शास्त्री ने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और कलकत्ता में एक शोध केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। जब बोस संस्थान खोला गया तो मैंने समर्पण समारोह में भाग लिया। उत्साही सैकड़ों लोग परिसर में टहल रहे थे। मैं विज्ञान के नए शिखर की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकवाद से मंत्रमुग्ध था। मैंने देखा कि इसका सामने का द्वार दूर के मंदिर से एक सदियों पुराना अवशेष था। कमल 8-3 फव्वारे के पीछे मशाल के साथ एक मूर्तिकला वाली फरनेले आकृति ने अमर प्रकाश वाहक के रूप में महिला के प्रति भारतीय सम्मान को व्यक्त किया। बगीचे में एक छोटा मंदिर था जो घटनाओं से परे नौमेनन को समर्पित था। किसी भी वेदी छवि की अनुपस्थिति से दिव्य अवास्तविकता का विचार सुझाया गया था। इस महान अवसर पर बोस का भाषण संभवतः किसी प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निकला होगा। मैं आज इस संस्थान को केवल एक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूं। गंभीरता एक अदृश्य आवरण की तरह भीड़ भरे सभागार पर छा गई। अपनी खोजबीन के क्रम में मैं अनजाने में ही भौतिकी और शरीर क्रिया विज्ञान के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पाया कि जीवित और निर्जीव के बीच सीमा रेखाएं लुप्त हो रही थीं और संपर्क बिंदु उभर रहे थे। अकार्बनिक पदार्थ को निष्क्रिय के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था। यह असंख्य शक्तियों की क्रिया के तहत रोमांचित था। एक सार्वभौमिक प्रतिक्रिया ने धातु, पौधे और जानवर को एक समान कानून के तहत ला दिया। वे सभी अनिवार्य रूप से थकान और अवसाद की एक ही घटना को प्रदर्शित करते थे।
जिसमें ठीक होने और उत्साह की संभावनाएं थीं, साथ ही मृत्यु से जुड़ी स्थायी गैर संवेदनशीलता भी थी। इस शानदार सामान्यीकरण पर विस्मय से भरकर यह बड़ी उम्मीद के साथ था कि मैंने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित रॉयल सोसाइटी के परिणामों के समक्ष अपने परिणामों की घोषणा की। लेकिन उपस्थित शरीर विज्ञानियों ने मुझे सलाह दी कि मैं खुद को शारीरिक जांच तक ही सीमित रखूं, जिसमें मेरी सफलता सुनिश्चित थी, बजाय इसके कि मैं उनके संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण करूं। मैं अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में भटक गया था और इस तरह इसके शिष्टाचार का अपमान किया। एक अचेतन धार्मिक पूर्वाग्रह भी मौजूद था जो अज्ञानता को आस्था के साथ मिला देता है। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि जिसने हमें सृष्टि के इस निरंतर विकसित होते रहस्य से घेर रखा है, उसने हमारे अंदर प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी पैदा की है। कई वर्षों की गलतफहमी के माध्यम से मुझे पता चला कि विज्ञान के भक्त का जीवन अनिवार्य रूप से अंतहीन संघर्ष से भरा हुआ है। यह उसके लिए है कि वह अपने जीवन को एक उत्कट अर्पण के रूप में प्रस्तुत करे, लाभ और हानि के बारे में, सफलता और असफलता को एक के रूप में। समय के साथ दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक समाजों ने मेरे सिद्धांतों और परिणामों को स्वीकार किया और विज्ञान में भारतीय योगदान के महत्व को पहचाना। 8-4 क्या कोई छोटी या सीमित चीज कभी भारत के मन को संतुष्ट कर सकती है? एक सतत जीवंत परंपरा और कायाकल्प की एक महत्वपूर्ण शक्ति द्वारा इस भूमि ने अनगिनत परिवर्तनों के माध्यम से खुद को फिर से समायोजित किया है। भारतीयों ने हमेशा ही ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने इसमें के तात्कालिक और आकर्षक पुरस्कार को त्याग दिया, जीवन में उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति की कोशिश की निष्क्रिय त्याग के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्रिय संघर्ष के माध्यम से। जिस कमजोर व्यक्ति ने संघर्ष को अस्वीकार कर दिया है, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। उसके पास त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल वही व्यक्ति जिसने प्रयास किया है और जीता है, वह अपने विजयी अनुभव के फल प्रदान करके दुनिया को समृद्ध कर सकता है। बोस प्रयोगशाला में पदार्थ की प्रतिक्रिया पर पहले से ही किए गए कार्य तथा वनस्पति जीवन में अप्रत्याशित खुलासों ने भौतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहां तक कि मनोविज्ञान में भी जांच के बहुत विस्तृत क्षेत्र खोल दिए हैं। जो समस्याएं अब तक अघुलनशील मानी जाती थीं, उन्हें अब प्रायोगिक जांच के दायरे में लाया गया है। लेकिन कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे द्वारा डिजाइन किए गए अति संवेदनशील उपकरणों और तंत्रों की लंबी बैटरी, जो आज प्रवेश द्वार में अपने केसों में आप सामने खड़ी है, वे आपको भ्रामक प्रतीत होने वाली वास्तविकता को जानने के लिए किए जाने वाले लंबे प्रयासों के बारे में बताते हैं, जो अदृश्य बनी हुई है। मानवीय सीमाओं को पार करने के लिए निरंतर परिश्रम और दृढ़ता और संसाधनशीलता की आवश्यकता है। सभी रचनात्मक वैज्ञानिक जानते हैं कि असली प्रयोगशाला मन है, जहां वे भ्रम के पीछे सत्य के नियमों को उजागर करते हैं। यहां दिए जाने वाले व्याख्यान मात्र दूसरे हाथ के ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं होंगे, वे इन हॉलों में पहली बार प्रदर्शित नई खोजों की घोषणा करेंगे। संस्थान के कार्यों के नियमित प्रकाशन के माध्यम से ये भारतीय योगदान पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी कोई पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की भावना यह मांग करती है कि हमें हमेशा के लिए ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करने के अपमान से मुक्त रहना चाहिए। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्थान की सुविधाएं जहां तक संभव हो, सभी देशों के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध हों। इस प्रकार मैं अपने देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। 25 शताब्दियों पहले भारत ने नालंदा और तक्षशिला जैसे अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में दुनिया के सभी भागों से आए विद्वानों का स्वागत किया था। यद्यपि विज्ञान न तो पूर्व का है और न ही पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वभौमिकता में अंतर्राष्ट्रीय है, फिर भी भारत महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। 8 से 5 प्रज्वलित भारतीय कल्पना, जो कि विरोधाभासी तथ्यों के ढेर में से भी नया क्रम निकाल सकती है, एकाग्रता की आदत द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह संयम मन को असीम धैर्य के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। वैज्ञानिक के अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या धैर्य वास्तव में भारत का पर्याय नहीं है, जो समय और इतिहासकारों दोनों को हैरान कर रहा है? मैं अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के तुरंत बाद फिर से गया। महान वनस्पति शास्त्री अपने वादे को याद करते हुए मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। मैं इस फर्न पर क्रेस्कोग्राफ लगाऊंगा। इसका आवर्धन बहुत जबरदस्त है। यदि घोंघे की रेंगने की क्रिया को भी उसी अनुपात में बड़ा किया जाए, तो वह प्राणी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। मेरी निगाह उत्सुकता से स्क्रीन पर टिकी थी, जिस पर फर्न की बढ़ी हुई छाया दिखाई दे रही थी। सूक्ष्म जीवन गतिविधियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। पौधा मेरी मुग्ध आंखों के सामने बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैज्ञानिक ने फर्न की नोक को एक छोटी धातु की छड़ से छुआ। विकसित हो रहा मूकाभिनय अचानक रुक गया। छड़ हटाते ही वाक्पटु लय फिर से शुरू हो गई। बोस ने टिप्पणी की, आपने देखा कि कैसे कोई भी बाहरी हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए हानिकारक है। देखिए, अब मैं क्लोरोफॉर्म दूंगा।
और फिर एक मारक दबा दूंगा। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने सभी विकास को रोक दिया। मारक पुनर्जीवित करने वाला था। यहां खलनायक की भूमिका में ने फर्न के एक हिस्से में एक तेज उपकरण घुसाया। दर्द का संकेत ऐंठन वाली फड़फड़ाहट से था। जब उसने तने के बीच से एक उस्तरा आंशिक रूप से गुजारा तो छाया हिंसक रूप से उत्तेजित हुई, फिर मृत्यु के अंतिम विराम के साथ खुद को शांत कर लिया। सबसे पहले एक विशाल वृक्ष को क्लोरोफॉर्म करके मैंने एक सफल प्रत्यारोपण प्राप्त किया। आमतौर पर जंगल के ऐसे राजा स्थानांतरित होने के बाद बहुत जल्दी मर जाते हैं। जीवन रक्षक युद्धाभ्यास को याद करते हुए जगदीश खुशी से मुस्कुराए। मेरे नाजुक उपकरण के ग्राफ ने साबित कर दिया है कि पेड़ों में एक परिसंचरण तंत्र होता है। उनके रस की गति जानवरों के शरीर के रक्तचाप के अनुरूप होती है। रस का चढ़ना आमतौर पर उन्नत यांत्रिक आधारों जैसे केशिका आकर्षण पर समझाया नहीं जा सकता है। इस घटना को जीवित कोशिकाओं की गतिविधि के रूप में क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से हल किया गया है। एक बेलनाकार ट्यूब से पेरिस्टाल्टिक तरंगें निकलती हैं जो एक पेड़ के नीचे तक फैली हुई हैं और एक वास्तविक हृदय के रूप में कार्य करता है। हम जितना अधिक गहराई से अनुभव करते हैं उतना ही अधिक प्रभावशाली प्रमाण यह होता है कि एक समान योजना विविध प्रकृति में प्रत्येक रूप को जोड़ती है। महान वैज्ञानिक ने एक अन्य बोस उपकरण की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर प्रयोग करके दिखाऊंगा। धातुओं में मौजूद जीवन शक्ति उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिकूल या लाभकारी प्रतिक्रिया करती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्ज करेंगे। मैं बहुत ही तल्लीनता से उस ग्राफ को देख रहा था जो परमाणु संरचना की विशिष्ट तरंगों को रिकॉर्ड करता था। जब प्रोफेसर ने टिन पर क्लोरोफॉर्म लगाया तो कंपन लेखन बंद हो गया। धातु के धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आने पर वे फिर से शुरू हो गए। मेरे साथी ने एक जहरीला रसायन छिड़का। टिन के कांपते सिरे के साथ ही सुई ने नाटकीय ढंग से चार्ट पर मृत्यु सूचना लिख दी। बोस उपकरणों ने यह दर्शाया है कि कैंची और मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले स्टील जैसे धातुएं थकान के अधीन होती हैं और समय समय पर आराम करने से अपनी कार्यक्षमता पुनः प्राप्त कर लेती हैं। विद्युत धाराओं या भारी दबाव के प्रयोग से धातुओं की जीवन शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचता है या यहां तक कि वह बुझ भी जाती है। मैंने कमरे में चारों ओर असंख्य आविष्कारों को देखा जो अथक प्रतिभा के स्पष्ट प्रमाण थे। सर, यह दुखद है कि आपके अद्भुत तंत्रों के पूर्ण उपयोग से बड़े पैमाने पर कृषि विकास में तेजी नहीं आ रही है। क्या पौधों की वृद्धि पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रभाव को इंगित करने के लिए उनमें से कुछ को त्वरित प्रयोगशाला प्रयोगों में नियोजित करना आसानी से संभव नहीं होगा? आप सही कह रहे हैं। बोस के उपकरणों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियां अनगिनत बार करेंगी। वैज्ञानिक को कभी कभार ही समकालीन पुरस्कार मिलता है। रचनात्मक सेवा का आनंद लेना ही पर्याप्त है। अथक ऋषि के प्रति अप्रतिबंधित कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैंने विदा ली। मैंने सोचा, क्या उनकी प्रतिभा की अद्भुत उर्वरता कभी समाप्त हो सकती है? वर्षों के साथ कोई कमी नहीं आई। एक जटिल उपकरण रेजोनेंट कार्डियोग्राफ का आविष्कार करने के बाद बोस ने असंख्य भारतीय पौधों पर व्यापक शोध किया। उपयोगी दवाओं का एक विशाल अप्रत्याशित फार्माकोपिया सामने आया। कार्डियोग्राफ को एक अचूक सटीकता के साथ बनाया गया है जिसके द्वारा 1 सेकंड का 100वां हिस्सा ग्राफ पर दर्शाया जाता है। रेजोनेंट रिकॉर्ड पौधे जानवर और मानव संरचना में अत्यल्प स्पंदन को मापते हैं। महान वनस्पति शास्त्री ने भविष्यवाणी की थी कि उनके कार्डियोग्राफ के उपयोग से जानवरों के बजाय पौधों पर विविसेक्शन होगा। उन्होंने बताया कि एक पौधे और एक जानवर को एक साथ दी गई दवा के प्रभावों की रिकॉर्डिंग ने आश्चर्यजनक रूप से एकमत परिणाम दिखाया है। मनुष्य में जो कुछ भी है वह पौधे में पहले से ही मौजूद है। वनस्पति पर प्रयोग मानव पीड़ा को कम करने में योगदान देगा। कई वर्षों बाद बोस के पौधों से जुड़े अग्रणी निष्कर्षों की पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई। 1938 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किए गए कार्य की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस प्रकार दी। पिछले कुछ वर्षों में यह निर्धारित किया गया है कि जब तंत्रिकाएं मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश संचारित करती हैं तो सूक्ष्म विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेगों को नाजुक गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा गया है और आधुनिक प्रवर्धन उपकरणों द्वारा लाखों गुना बढ़ाया गया है। अब तक जीवित जानवरों या मनुष्यों में तंत्रिका तंतुओं के साथ आवेगों के मार्गों का अध्ययन करने के लिए कोई संतोषजनक तरीका नहीं मिला था क्योंकि ये आवेग बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं। डॉके एस कोल और जे कर्टिस ने बताया कि उन्होंने पाया है कि मीठे पानी के पौधे निटेला की लंबी एकल कोशिकाएं जिनका इस्तेमाल अक्सर गोल्डफिश के कटोरे में किया जाता है वस्तुतः एकल तंत्रिका तंतुओं की कोशिकाओं के समान होती हैं। इसके अलावा उन्होंने पाया कि उत्तेजित होने पर निटेला तंतु विद्युत तरंगों का प्रसार करते हैं जो जानवरों और मनुष्यों में तंत्रिका तंतुओं के समान ही होती हैं सिवाय वेग के। पौधे में विद्युत तंत्रिका आवेग जानवरों की तुलना में बहुत धीमे पाए गए। इसलिए इस खोज को कोलंबिया के श्रमिकों ने तंत्रिकाओं में विद्युत आवेगों के मार्ग की धीमी गति की तस्वीरें लेने के साधन के रूप में अपनाया।
इस प्रकार निटेला का पौधा मन और पदार्थ की सीमा के निकट स्थित गुप्त रहस्यों को जानने के लिए एक प्रकार का रोसेटा पत्थर बन सकता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आदर्शवादी वैज्ञानिक के एक सच्चे मित्र थे। मधुर बंगाली गायक ने उन्हें संबोधित करते हुए निम्नलिखित पंक्तियां कही थीं। 8-6। हे सन्यासी, उस पुराने हन के प्रामाणिक शब्दों में पुकारो जिसे साम कहते हैं। उठो, जागो। उस व्यक्ति को पुकारो जो अपने शास्त्रों का बखान करता है, व्यर्थ के पांडित्यपूर्ण झगड़ों से। उस मूर्ख शेखी बखारने वाले को बुलाओ कि वह प्रकृति के इस विशाल पृथ्वी पर आगे आए। अपने विद्वान समूह को यह पुकार भेजो, तुम्हारी अग्नि के चारों ओर सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ऐसा ही हमारा भारत हो, हमारी प्राचीन भूमि अपने आप में लौट आए। हे एक बार फिर से दृढ़ निश्चय काम पर लौट आए। कर्तव्य और भक्ति के लिए गंभीर ध्यान की अपनी समाधि में उसे एक बार फिर से शांत, लोभ रहित, संघर्ष रहित, शुद्ध होकर बैठने दो। हे एक बार फिर से अपने ऊंचे आसन और मंच पर सभी देशों की शिक्षिका। 8-1। सारा विज्ञान पारलौकिक है, अन्यथा नष्ट हो जाता है। वनस्पति विज्ञान अब सही सिद्धांत प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मा के अवतार अब प्राकृतिक इतिहास की पाठ्य पुस्तकें होंगे। इमर्सन। B2। लैटिन मूल क्रेसेरे से, जिसका अर्थ है वृद्धि, अपने क्रेस्कोग्राफ और अन्य आविष्कारों के लिए बोस को 1917 में क्रेसाइट किया गया था। 8-3। कमल का फूल भारत में एक प्राचीन दैवीय प्रतीक है। इसकी खुली पंखुड़ियां आत्मा के विस्तार का संकेत देती हैं। इसकी उत्पत्ति की कीचड़ से इसकी शुद्ध सुंदरता का विकास एक सौम्य आध्यात्मिक वादा रखता है। B4। वर्तमान में केवल संयोगवश ही भारत को अमेरिकी कॉलेज के छात्रों के दायरे में लाया जा सकता है। 8 विश्वविद्यालयों हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, प्रिंसटन, जॉन्स हॉपकिंस, पेंसिल्वेनिया, शिकागो और कैलिफोर्निया में इंडोलॉजी या संस्कृत की कुर्सियां हैं, लेकिन इतिहास, दर्शन, ललित कला, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विभागों में भारत का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। बौद्धिक अनुभव के किसी भी अन्य विभाग में, जैसा कि हमने देखा है, भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारा मानना है कि किसी भी प्रमुख विश्वविद्यालय में अध्ययन का कोई भी विभाग, विशेष रूप से मानविकी, अपने अनुशासन के भारतीय चरणों में प्रशिक्षित विशेषज्ञ के बिना पूरी तरह सुसज्जित नहीं हो सकता है। हमारा यह भी मानना है कि प्रत्येक कॉलेज जो अपने स्नातकों को उस दुनिया में बुद्धिमानी से काम करने के लिए तैयार करना चाहता है जिसमें उन्हें रहना है, उसके कर्मचारियों में भारत की सभ्यता में सक्षम विद्वान होना चाहिए। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर W. नॉर्मन ब्राउन द्वारा लिखे गए एक लेख के अंश, जो मई 1939 के बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्न्ड सोसाइटीज 907, 15वीं स्ट्रीट, वॉशिंगटन DC, 25 सेंट प्रति में छपे थे। इस अंक 28 में इंडिक स्टडीज के लिए बेसिक बिब्लियोग्राफी के 100 से अधिक पृष्ठ हैं। B5। पदार्थ की परमाणु संरचना प्राचीन हिंदुओं के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक वैशेषिक है, जो संस्कृत मूल शब्द विशेष से बना है, जिसका अर्थ है परमाणु व्यक्तित्व। वैशेषिक के सबसे प्रमुख व्याख्याकारों में से एक औलुक्य थे। उन्हें कणाद भी कहा जाता है, खाने वाला। लगभग 2800 साल पहले पैदा हुआ था। अप्रैल 1934 में ईस्ट वेस्ट के एक लेख में वैशेषिक वैज्ञानिक ज्ञान का सारांश इस प्रकार दिया गया था। यद्यपि आधुनिक परमाणु सिद्धांत को आमतौर पर विज्ञान की नई उन्नति माना जाता है, लेकिन इसे बहुत पहले कणाद द्वारा शानदार ढंग से व्याख्यायित किया गया था। परमाणु निर्माता। संस्कृत के गुदा का सही अनुवाद परमाणु के रूप में किया जा सकता है, जिसका शाब्दिक ग्रीक अर्थ है अविभाज्य या अविभाज्य। ईसा पूर्व के वैशेषिक ग्रंथों के अन्य वैज्ञानिक विवरण में शामिल हैं। चुंबकों की ओर सुइयों की गति। 2 पौधों में पानी का संचार। 3 आकाश या ईथर, निष्क्रिय और संरचनाहीन, सूक्ष्म शक्तियों को संचारित करने का एक आधार। 4 अन्य सभी प्रकार की ऊष्मा के कारण के रूप में सौर अग्नि। 5 आणविक परिवर्तन के कारण के रूप में ऊष्मा। 6 गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो पृथ्वी के परमाणुओं में निहित उस गुण के कारण होता है जो उन्हें उनकी आकर्षक शक्ति या नीचे की ओर खींचता है। 7 सभी ऊर्जा की गतिज प्रकृति। कार्य कारण हमेशा ऊर्जा के व्यय या गति के पुनर्वितरण में निहित होता है। 8 परमाणुओं के विघटन के माध्यम से सार्वभौमिक विघटन। 9 ऊष्मा और प्रकाश किरणों का विकिरण। असीम रूप से छोटे कण अकल्पनीय गति के साथ सभी दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ब्रह्मांडीय किरणों का सिद्धांत। 10 समय और स्थान की सापेक्षता। वैशेषिक ने दुनिया की उत्पत्ति परमाणुओं से मानी है।
जो अपनी प्रकृति में शाश्वत हैं, यानी उनकी परम विशिष्टताएं। इन परमाणुओं को निरंतर कंपनशील गति रखने वाला माना जाता था। हाल ही में हुई यह खोज कि परमाणु एक लघु सौर मंडल है, पुराने वैशेषिक दार्शनिकों के लिए कोई नई बात नहीं होगी, जिन्होंने समय की सबसे छोटी इकाई काल को परमाणु द्वारा अंतरिक्ष की अपनी इकाई को पार करने में लगने वाले समय के रूप में वर्णित करके समय को इसकी सबसे दूर की गणितीय अवधारणा तक सीमित कर दिया था। 8 से 6 रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली से मनमोहन घोष द्वारा विश्व भारती में अनुवादित।